प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में और होगा भ्रष्टाचार पर प्रहार। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में दो खेमे हैं, हम लोग ईमानदारी की तरफ हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, धमकी और गाली देने वाले लोग हैं। हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वे कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी देश की आवाज़ सुनता है, मोदी को कितनी भी गालियां और धमकी दी जाए, मैं डरने वाला नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार होगा। आगे आने वाले 5 साल देश हित में बड़े फैसलों के होंगे। सवाल है कि किन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, किन पर प्रहार होगा। क्या उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, उन पर प्रहार होगा जिन पर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और वे भाजपा में शामिल हो गए। क्या वे हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अजीत पवार, जनार्दन रेड्डी, छगन भुजबल, नवीन जिंदल समेत और न जाने कितने ऐसे नेताओं की बात कर रहे हैं जिन पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए लेकिन वे भाजपा में चले गए? क्या वे उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जिन पर ईडी ने रेड की और उन्होंने भाजपा को चंदा दिया? प्रधानमंत्री की बात सही हो सकती थी अगर उन्होंने उन सभी नेताओं पर कार्रवाई की होती जिन पर उन्होंने और उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीबीआई, ईडी और आईटी की जांच की जद में रहे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो वे पाक साफ हो गए। यकीन कर सकते थे लोग अगर भाजपा ने उन कंपनियों से चंदा नहीं लिया होता जो जांच एजेंसियों की जद में थी। कैसे यकीन करें कि वास्तव में ही प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं? भारत में पिछले 10 साल से भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, यह जान लीजिए। 30 जनवरी 2024 को आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा। 2022 के मुकाबले देश की रैंकिंग 8 स्थान नीचे खिसक गई। 2022 में भारत की रैंक 85 थी। अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है तो भारत की रैंकिंग क्यों गिर रही है? 10 साल से भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन 2014 में भी भारत 85वें स्थान पर था। यूपीए 2 के दौरान जब देश में भ्रष्टाचार का हल्ला मचा हुआ था तब भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में 176 देशों में से भारत का 94वां स्थान था। 2007 में पहली बार 180 देशों में से भारत को 72वां स्थान मिला था। 2010 की सूची में भारत 87वें स्थान पर था जबकि 2011 में उसे 95वां स्थान मिला था। इसका मतलब यह है कि यूपीए शासन और एनडीए शासन में भ्रष्टाचार की कमोबेश एक जैसी स्थिति रही, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार से वास्तव में ही लड़ा जा रहा है तो रैंकिंग सुधर क्यों नहीं रही? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। उसने भारतीय स्टेट बैंक को मजबूर किया है कि वे चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग जानकारी को सार्वजनिक करे। उसके बाद ही पता चल पा सका कि किस कॉर्पोरेट से ने कितना चंदा किस राजनीतिक दल को दिया। यह भी पता चला कि किस कॉर्पोरेट ने किन हालात में चंदा दिया। कंपनियों पर रेड हुई, उसके बाद भाजपा को चंदा दिया। जिस कंपनी की आमदनी चवन्नी थी उसने रुपया चंदा कैसे दे दिया। यह पता चला कि किस कंपनी को चंदा देने के बाद करोड़ों रुपए का ठेका मिला। सब कुछ खुलकर सामने आ गया। सरकार के वकीलों ने पूरा जोर लगा दिया कि किसी भी तरह चंदे की जानकारी सार्वजनिक न हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से उनकी सरकार को झटका नहीं लगा है। वह ये भी कहते हैं कि इस विषय पर हंगामा करने वाले लोगों को पछताना पड़ेगा। सवाल है कि किसे पछताना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को पछताना पड़ेगा? क्या उन वकीलों को पछताना पड़ेगा जो चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए? क्या उन पत्रकारों को पछतावा होगा जिन्होंने इसके खुलासे की परत दर परत खोलकर सामने रख दी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड को असंवैधानिक नहीं कहता, क्या तब भी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती? अगर हाँ, तो चुनावी बॉन्ड स्कीम लागू होने से अब तक क्यों जानकारी छिपाकर रखी गई थी? इसका कोई जवाब है सरकार के पास? क्यों सरकार के वकील आखिर तक यह कोशिश करते रहे कि जानकारी सामने न आ पाए? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कोई भी प्रणाली बिल्कुल सही नहीं होती।
कुछ खामियां हो सकती हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। क्या सरकार को पता था कि चुनावी बॉन्ड योजना में कुछ खामियां हैं? अगर हाँ, तो उन्हें समय रहते दूर क्यों नहीं किया गया? क्या इस सवाल का जवाब है कि जिन कंपनियों ने अपनी औकात से ज़्यादा चंदा दिया तो वह कैसे दिया? क्या उस कंपनी के माध्यम से दूसरी कंपनियों का पैसा चुनावी चंदे में दिया गया? देश की जनता को ये जानने का हक है कि राजनीतिक दलों को कौन चंदा दे रहा है। यह भी जानने का अधिकार है कि चंदे के बदले कंपनी को फायदा तो नहीं पहुंचाया गया। क्या वाकई फायदा नहीं पहुंचाया गया? चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारियां आने का सिलसिला जारी है। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई शुरू की थी। 31 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हुई और 1 और 2 नवंबर को जारी रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद सामने आई जानकारियों में से ये साफ हो गया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित होने के बाद भी सरकार ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का काम जारी रखा। आरटीआई से मिली जानकारी से पता चलता है कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप साल 2014 में छापकर उपलब्ध करवाई गई। ये खेप इस साल 21 फरवरी को सप्लाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड योजना को 15 फरवरी को असंवैधानिक करार दे दिया था, उसके बाद भी क्यों 21 फरवरी को बॉन्ड की सप्लाई की गई? क्या सरकार को पता था कि ये मामला रफा दफा हो जाएगा? यह भी सामने आया है कि जो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को चला रहा था, उसने कमीशन के तौर पर सरकार से जीएसटी समेत करीब 12 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें से सरकार 8.57 करोड़ रुपए का भुगतान कर भी चुकी है। इसका मतलब ये है कि दान देने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी से कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो भुगतान सरकार ने एसबीआई को दिया वह जनता का पैसा था, देश के टैक्स पेयर का पैसा था। यह वह बैंक है जो आम उपभोक्ता से तरह तरह के सर्विस चार्ज लेता है, लेकिन करोड़ों रुपए दान देने वाले से कोई सर्विस चार्ज नहीं लेता। 14 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में बताया है कि 2018 में सबसे ज़्यादा 6,04,250 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए। इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड 1,000 और 10,000 रुपये मूल्य के थे और सबसे कम बॉन्ड 1 करोड़ रुपये मूल्य के थे। साल 2019 में 60,000 बॉन्ड छापे गए। इस साल 1,000 और 10,000 रुपये का एक भी बॉन्ड नहीं छापा गया। इससे सबसे ज़्यादा बॉन्ड 1 लाख रुपये मूल्य के छापे गए। साल 2022 में 10,000 बॉन्ड छापे गए थे। ये सभी बॉन्ड 1 करोड़ रुपए के थे। अन्य किसी मूल्य का कोई बॉन्ड नहीं छापा गया। 8,350 बॉन्ड्स 2024 में छापे गए। ये सभी बॉन्ड भी 1 करोड़ रुपए मूल्य के थे। अन्य किसी मूल्य का कोई बॉन्ड नहीं छापा गया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, बढ़े हुए मूल्य के बॉन्ड छापे गए। क्या ऐसा ही किया गया? आरटीआई में ये जानकारी भी सामने आई है कि कुल बिके बॉन्ड्स की कीमत 16,518 करोड़ रुपए थी। इन बिकने वाले बॉन्ड्स में से करीब 95% बॉन्ड 1 करोड़ रुपए मूल्य के थे। 30 चरणों में बेचे गए बॉन्ड्स में से सिर्फ 25 करोड़ रुपए की कीमत वाले 219 बॉन्ड ऐसे थे जिन्हें राजनीतिक दलों ने नहीं भुनाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस 25 करोड़ रुपए की राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर दिया गया, जहां 2018 से 2024 के बीच कुल 82,600 इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाए गए। वहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिके उनकी संख्या सिर्फ 28,030 थी, जो कि कुल छापे गए बॉन्ड्स का महज 4.1% था। इस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में लगातार जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री का इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह कहना कि इसके बाद लोग पछताएंगे, क्या पछताएंगे, इसका इन्हें जवाब देना चाहिए। दूसरी बात ये कि भ्रष्टाचार पर जो लड़ाई प्रधानमंत्री लड़ने की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें उन नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जो भाजपा में शामिल हो गए। क्या प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।